हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक टू गाइस। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं समाज शास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ पर देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो आप एंड तक देखिए गाइस। अगर आप सच में इस बार के बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी के पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो बार बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ में हर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ठीक है। तो गाइस अगर क्लास 12th में हो, इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में चलिए पहले पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अक्षमता से क्या आशय है। अक्षमता क्या है, अक्षमता से क्या आशय है। आप लिखोगे अक्षमता का अर्थ किसी भी कार्य को ना कर पाने की क्षमता है। अब यहाँ पर इस तरह से देखिए आप किस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि अक्षमता का अर्थ किसी भी कार्य को ना कर पाने की क्षमता है, अर्थात कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से असमर्थ हो सकता है या सामाजिक रूप से भी असमर्थ हो सकता है। तो अक्षमता क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक लाइन में आपको लिखना है कि अक्षमता का अर्थ किसी भी कार्य को ना कर पाने की क्षमता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन है क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, ठीक है गाइस। तो क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, चलिए देख लेते हैं। आप लिखोगे कि क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों में किया जा सकता है। किस तरह से लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, देखिए आप लिखोगे क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों में किया जा सकता है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि संकुचित रूप में इसका प्रयोग स्थानीय हितों के प्रति विशेष लगाव और विस्तृत रूप में केंद्र के प्रति आंदोलन को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो आपके गाइस समाजशास्त्री है हेडविग हिट्स, तो इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है इसको देख लेते हैं। तो हेडविग हिट्स ने क्या कहा है क्षेत्रवाद के बारे में, इन्होंने कहा है कि सामान्य रूप से क्षेत्रवाद को उग्र केंद्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद आप लिखोगे कि क्षेत्रीय आंदोलन भौगोलिक अलगाव, स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा, प्रजातियों, जाति अथवा धार्मिक विशेषता तथा स्थानीय हितों जैसे तत्वों या उनमें से दो या दो से अधिक के मिश्रण का परिणाम होता है, ठीक है। तो आपके जो समाजशास्त्री है हेडविग हिट्स, तो इन्होंने क्षेत्रवाद के बारे में इस तरह से उसकी परिभाषा को समझाया है। अब देखिएगा इसे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। एंड ऊपर जो क्वेश्चन देखा अक्षमता से क्या आशय है, दोनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्लियर। इसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। समाज का अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। आप लिखोगे अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि जिन समूहों का कुल जनसंख्या में न्यून प्रतिनिधित्व है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से समाज में जिस धर्म या जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है वे अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो अब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न समाजशास्त्र के पेपर के लिए ये हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से गाइस अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है
तो इकोनॉमिक्स की आप फुल तैयारी कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर एक बार टाइप करके आप जरूर देख ले। उस वीडियो में गाइस पूरी बुक से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पूरा आपका एक पेपर बना दिया है और उसका आपको फुल सॉल्यूशन दिया गया है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप जरूर देख लें, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी अर्थशास्त्र के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आओगे अगर उस वीडियो को आप देख लेते हो। पूरी बुक से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पूरा पेपर वहां पर बना दिया गया है, तो उसको आप जरूर देखिए अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपके पास है तो, ठीक है। और समाजशास्त्र के यहाँ पर हम कर लेते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो चलिए गाइस आगे देख लेते हैं इसके बाद कौन सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि 2011 की जनगणना में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना में 31.8% जनसंख्या नगरीय तथा 68.2% जनसंख्या ग्रामीण है 2011 की जनगणना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। आप लिखोगे अनुसूचित जातियों की 2 मुख्य समस्याएं बताइए, ठीक है। अनेक प्रकार के प्रतिबंधों की समस्या, आर्थिक अवसरों की समस्या, ठीक है। तो ये 2 समस्याएं हैं। क्वेश्चन क्या था, अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। आप लिखोगे अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख समस्याएं, अनेक प्रकार के प्रतिबंधों की समस्या, आर्थिक अवसरों की समस्या। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है कि सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता क्या है, सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है। तो इसमें आप लिखोगे कि सांस्कृतिक विविधता से आशय उस स्थिति से है जब किसी देश या क्षेत्र में एक ही समय पर अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है, भाषागत एवं भौगोलिक विचारधाराओं तथा कलाओं की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। तो सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख विशेषताएं इंपोर्टेंट। 2011 की जनगणना में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से इस प्रश्न का वहां पर आंसर लिख कर आओगे कि समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों का पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से लिखकर आना है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन दर से क्या आशय है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। और ये क्वेश्चन गाइस आपका इंपॉर्टेंट है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लीजिए। प्रजनन दर से क्या आशय है, आप लिखोगे जनसंख्या की स्थिति को समझने के लिए प्रजनन दर को भी ज्ञात किया जाता है। प्रजनन दर से आशय बच्चे पैदा कर सकने की आयु अवधि से संबंधित, आयु अवधि में संबंधित, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो प्रजनन दर से आशय प्रति 1000 स्त्रियों की, यहाँ पर देखिए प्रति 1000 स्त्रियों की। एंड इसके आगे आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। इसके आगे आप लिखोगे इकाई के पीछे जन्मे बच्चों की संख्या से है। बच्चे पैदा करने की अवधि सामान्य रूप से स्त्री की 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु अवधि को माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया था कि प्रजनन दर से क्या आशय है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा प्रजनन दर क्या है। देख लीजिए इस तरह से आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र से क्या आशय।
जनसंख्या के उस राष्ट्र से क्या आशय या फिर राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। आंसर आप लिखोगे कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशेषताओं पर आधारित होता है। इस प्रकार की प्रमुख विशेषताएं है सामान्य भाषा, एक निश्चित भौगोलिक स्थिति, इतिहास, धर्म, प्रजाति तथा राजनीतिक आकांक्षाएं। तो यहाँ पर आपने देख लिया जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। अब चलिए गाइस यहाँ पर कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर गाइस अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, ओके। और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, चलिए उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न और अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है। पहला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। और इसका आंसर देख लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। आंसर यहाँ पर बोल देते तो आप लिख लीजिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न अभी यहाँ पर देखते हैं तो पहले अतलग उत्तरीय प्रश्न पूरे क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं और जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है या फिर जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो आंसर आप लिखोगे कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य या वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्या लिखोगे कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य या वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन की क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, ठीक है। और अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आपका है विनिवेश से क्या आशय है। जो गाइस बोर्ड एग्जाम बार बार जिन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, बार बार जिन क्वेश्चंस को पूछता है तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न पूरे क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, विनिवेश से क्या आशय है, अगला क्वेश्चन भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप ये तैयार कर लेंगे कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तैयार करेंगे आपकी कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कल्याणकारी राज्य क्या है, कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है। जैसे आप पेपर उठाकर देखना, विनिवेश से क्या आशय है, जाति प्रजाति क्या है, अंतर बताइए, ये क्वेश्चन। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम ने आस्क किया है। और राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जिनको यहाँ पर आपने देखा। अब गाइस देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा तो पहले देख लीजिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। तो देखिए गाइस पहला प्रश्न है कि अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप वहां पर लिखोगे अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है एडम स्मिथ के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि अदृश्य हाथ एक अदृश्य तंत्र को संदर्भित करता है जो संसाधनों की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। अब यहाँ पर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए,
ठीक है, अदृश्य हाथ क्या है। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर देखते चलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लिख लीजिए पहला प्रश्न कि राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे संप्रदायवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद या फिर प्रजातिवाद। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रवाद का जो जन्म है वो किसके परिणाम स्वरूप हुआ, उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप। ठीक है, राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, इसी के साथ आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट कर लेना है। साथ ही साथ सारी बुक से, पूरी बुक से जो आपके इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी यहाँ पर हम देखते चलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आप तैयार करेंगे उसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ये तैयार कर लेना है कि भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रकार है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर है कि मसीही आंदोलन, आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन, विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन या फिर उपर्युक्त सभी प्रकार की आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रकार जो नेक्स्ट आपका जो आपका लास्ट में ऑप्शन है उपर्युक्त सभी प्रकार के आंदोलन, वही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, साथ ही साथ लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप ये तैयार करेंगे कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। विकसित कृषि या फिर विकसित उद्योग या फिर विकसित व्यापार। एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कि रोजगारपरक शिक्षा का अभाव। तो भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या आते हैं कि विकसित कृषि है निर्धनता का प्रमुख कारण, या फिर विकसित उद्योग है, या फिर विकसित व्यापार है। तो जो आपका एंड में ऑप्शन है कि रोजगार परक शिक्षा का अभाव, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पहला क्या देखा, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर आप और नोट कर लीजिए, वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आज नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में निश्चित रूप से एक संबंध होता है, परंतु ये दोनों संकल्पनाएं अलग अलग हैं। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला, सामाजिक परिवर्तन का कोई तत्कालिक एवं स्पष्ट। अब देखिए इसके आगे आप क्या लिखोगे उसको देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर गाइस आगे आपको ये लिखना है, यहाँ पर देखिए इसके आगे आप लिखोगे कि उद्देश्य नहीं होता, परंतु प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का कोई निश्चित उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने पर आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आप लिखोगे कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया अचेतन रूप से चलती रहती है। इसके लिए किसी समूह या वर्ग को संगठित होकर किए जाते हैं तथा इसके लिए संबंधित समूह या वर्ग को संगठित होकर प्रयास करने पड़ते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको अगला पॉइंट आपको लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे भिन्न सामाजिक आंदोलन समिति अवधि के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, उसको देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या देख चुके हो, अदृश्य हाथ क्या है, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया था कि आज नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपने क्या देखा, ये अगला क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामुदायिक पहचान क्या होती है, वह कैसे बनती है।
ठीक है। सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है, तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। आप लिखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु एक स्थायी पहचान की आवश्यकता होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता, परिजन, नातेदार समूह तथा समुदाय कौन सा है। समुदाय ही हमें भाषा और संस्कृति मूल्य प्रदान करता है तथा हमारी स्वयं की पहचान को बनाता है। सामुदायिक पहचान जन्म तथा संबंधित होने के अभाव पर आधारित होती है। यह हमें किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर प्राप्त नहीं होती। जिस समुदाय में हमने जन्म लिया है उसकी सदस्यता हमें जन्म से ही मिल जाती है तथा वह हमारी पहचान बन जाती है। परिवारों, धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदाय की सहायता के लिए ना कोई योग्यता एवं कुशलता की आवश्यकता होती है और ना ही किसी प्रकार की परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है। ठीक है, तो सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है। 2 बार सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर को आपको पढ़ना है, एकदम सही ढंग से आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में सारे ही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, वहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। इसी के साथ यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी देख लीजिए जो आपके बार बार क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है। ऑप्शन मिलेंगे सांख्यिकीय, तुलनात्मक और नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया जाएगा ऐतिहासिक। इसी तरह से अगला ऑप्शन वहां पर दे दिया जाएगा वैज्ञानिक। तो आपको ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है, वैज्ञानिक पद्धति का। ठीक है, जो आपका एंड में ऑप्शन मिलेगा वही होगा आपका राइट ऑप्शन। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य है। तो साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना या फिर ये सभी उद्देश्य। तो ध्यान रखना कि साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना, यानी ये सभी उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको साथ ही साथ आप देखते चलिए और लिख लीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में और समाजशास्त्र में। चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपको उसका आंसर भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लिखोगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूहों का विशेष महत्व होता है। और गाइस अगर इस वीडियो का आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने देखे थे जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लें। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूहों का विशेष महत्व होता है। राजनीतिक दल ही हित समूह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि वे उनका समर्थन कर सके। यदि किसी हित समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग राजनीतिक दल बना लेता है। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। उनका उद्देश्य वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना है। बिना हित समूहों के एक प्रकारात्मक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अब चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो गाइस समाजशास्त्र में जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं आप एक या फिर 2-3 बार आपको सिर्फ पढ़ना है और उनको एक बार लिख कर देख लेना है। ठीक है, पेपर आपका अच्छा हो जाएगा।
और गाइस जो आपके मॉडल पेपर पीछे दिए जाते हैं तो उनको आपको हल करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना है। जो आपके 3 पेपर दिए जाते हैं सिंपल पेपर पीछे, तो उनको आप ज़रूर सॉल्व करें, उसके बाद ही आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। आप वहां पर इस तरह से लिख कर आओगे कि अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है, जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे भिन्न जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक नियोक्ताओं का विधान करता है। असदृश्य अर्थात अछूत मानी जाने वाली जातियों का जाति सोपान या अधिक्रम में कोई ही स्थान नहीं रहा। उन्हें इतना अशुद्ध एवं अपवित्र माना जाता रहा है कि उनके जरा छू जाने से ही अन्य सभी जातियों के सदस्य अशुद्ध हो जाते हैं। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि अस्पृश्यता क्या है। सिर्फ आपको 2 बार इसको पढ़ना है, सही ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, अच्छे से वहां पर आप लिख कर भी आओगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। आप लिखोगे कि वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन को इसलिए महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है क्योंकि इसमें अन्य सभी चरणों का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। विवरण इस प्रकार से दिया जाता है ताकि इसे पढ़ने वाले लेखक, ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर गाइस आप इस तरह से लिखोगे, पढ़ने वाले लेखक जो कहना चाहते हैं उसे समझ सकें। ठीक है। इसमें अध्ययन के समय आई कठिनाइयों तथा अन्य अनुभवों का भी संक्षेप में विवरण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कृषक समाज क्या है। आप लिखोगे कृषक समाज की अवधारणा के जनक रेडफील्ड हैं। रेडफील्ड के अनुसार इन्होंने कहा है कि कृषक उन्हें कहा जा सकता है जो कि कृषि अपने निर्वाह के लिए करते हैं। कृषक समाज में थोड़ी बहुत आर्थिक असमानताएं हो सकती हैं किंतु ये अपेक्षाकृत एवं अस्थिकृत पर अविभेदीकृत समुदाय होता है। तो देखिए कृषक समाज क्या है, आप इस तरह से लिखोगे। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको भी पता है, पेपर उठाकर देखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि ग्रामीण भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि रहा है। यह कृषि भी जीवन यापन के रूप में की जाती रही है, परंतु नवीन ज्ञान व तकनीक के द्वारा खेती एक व्यवसाय के रूप में विकसित होने लगी है। इसके बाद यहाँ पर हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक परिणाम, और इसमें आप लिखोगे कि ग्रामीण समाज में, देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि ग्रामीण समाज में असमानताओं में वृद्धि 1960 एवं 1970 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ गईं। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थी, इसलिए इनका लाभ अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ऐसे किसानों को हुआ जिनके पास जमीन पूंजी तकनीक ने पट्टेदार कृषकों से अपनी भूमि वापस ले ली तथा इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए। अब इसको गाइस आपको 1-2 बार पढ़ना है अच्छे से कि ग्रामीण समाज में असमानताओं में वृद्धि, हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखोगे कि 1960 एवं 1970 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ गईं। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थी, इसलिए इनका लाभ अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ऐसे किसानों को हुआ जिनके पास जमीन पूंजी तकनीक में पट्टेदार कृषकों से अपनी भूमि वापस ले ली तथा इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन में वृद्धि। इसमें आप लिखोगे कृषि उपकरणों जैसे
टेलर, ट्रैक्टर, थ्रेसर व हार्वेस्टर के प्रयोग ने सेवा प्रदान करने वाली जातियों के उन समूहों को बेदखल कर दिया जो कृषि संबंधी क्रियाकलापों को करते थे। ठीक है, तो देखिएगा इसे यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपके हर बार पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आप देख रहे हो। इसी तरह से गाइस कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में, चलिए उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले नोट कर लीजिए कि वहां पर एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? अगला क्वेश्चन, दलित से आप क्या समझते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि दलित से आप क्या समझते हैं, नोट कर लिया। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दलित से आप क्या समझते हैं, कई बार पूछा गया है। अदृश्य हाथ आप देख चुके हो क्या है। ठीक है, कृषक समाज क्या है, हरित क्रांति क्या है, यही आपके क्वेश्चन आज किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी है आपका गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए इसके बाद तो यहाँ पर आपने देख लिए हैं कि जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से प्रश्न तैयार करोगे। ठीक है, तो देखिएगा इस पहला प्रश्न है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। अब यहाँ पर देखिए हमने देख लिए हैं कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक परिवर्तन से भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपने देख लिए। इसी के साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है उसको भी नोट कर लीजिए कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। ठीक है गाइस, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है समाजशास्त्र के पेपर के लिए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पूरी बुक से कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आज किए जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं। एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कि सांप्रदायिकता विवरण के लिए सुझाव दीजिए। सांप्रदायिकता विवरण के लिए सुझाव दीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विस्तृत में अभी और भी आपके कई क्वेश्चन रह गए हैं और उनके आंसर भी आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो जो रह गए हैं क्वेश्चन वो हम तो चलिए देख लीजिए। पहला प्रश्न आप देख सकते हो, दिया गया है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य, हरित क्रांति क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे हरित क्रांति। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है, आपको लिखना है कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। किसानों ने नवीन तकनीक का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या लिखोगे, इसके बाद आपको लिखना है कि इस प्रकार तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से जो आपका क्वेश्चन है इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। किसानों ने नवीन तकनीकी का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इस प्रकार तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
कृषि विकास में हुई क्रांति को ही हम कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी उन्नत एवं प्रामाणिक बीज तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके बहुफसली प्रणाली को अपनाकर तथा सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा भी गया है कि हरित क्रांति क्या है या फिर हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का आंसर आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से वहां पर आपको लिखकर आना। ये क्वेश्चन आपका गाइस ज्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आपको वहां पर कौन सा तैयार करना है, कौन सा आपका क्वेश्चन है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वेश्चन है कि दबाव समूह अथवा हित समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दबाव समूह अथवा हित समूह क्या है आप लिखोगे। देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि वर्तमान समय के राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण देन दबाव गुट है जो कि प्रायः समस्त प्रजातंत्रात्मक शासनों में पाए जाते हैं। ये ऐसे गुट हैं जिनके द्वारा विभिन्न वर्ग या हित के लोग अपना गुट बनाकर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। इन गुटों में व्यापारिक वर्ग, अल्पसंख्यक व्यावसायिक तथा अन्य वर्ग सम्मिलित होते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कैसल के अनुसार, यानी जो आपके समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि दबाव समूह ऐसे संगठन है जो शासकीय क्रियाकलापों द्वारा अथवा उनके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और जो स्वयं किसी विधानमंडल में उस समय विशेष में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि दबाव समूह अथवा हित समूह से आप क्या समझते हैं। तो दबाव समूह वहां पर आपको हेडिंग डाली है और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आप वहां पर लिख कर आओगे। ठीक है, उसमें आपको ये भी लिखना है कि जो स्वयं किसी विधानमंडल में उस समय विशेष में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में ना हो, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद गाइस चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप वहां पर कौन सा तैयार करोगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम आस्क करता है वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप पेपर उठाकर देखना, दबाव समूह अथवा हित समूह मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। हरित क्रांति तो पूछ ही लिया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको शॉर्ट में लिखना है। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया इस तरह से लिखना है। अगर गाइस आपसे विस्तृत में पूछा जाए तो इससे भी थोड़ा आपको बड़ा चढ़ाकर वहां पर लिखना है। ठीक है, विस्तृत के जो भी समाजशास्त्र में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो वो ज़्यादा शॉर्ट में आप वहां पर लिखकर नहीं आओगे, नंबर आपके कट जाते हैं। तो फुल मार्क्स अगर चाहिए आपको विस्तृत प्रश्न में तो वहां पर आप आंसर भी अपना आप उसी तरह से वहां पर लिख कर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे सामाजिक सर्वेक्षण। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि सामाजिक सर्वेक्षण आज के वैज्ञानिक युग की एक प्रमुख विशेषता है। यह वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख पद्धति है जिसके द्वारा, इसके बाद आप लिखोगे जिसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक दशाओं की बड़ी सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको क्या लिखना है कि सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं। पहले क्वेश्चन जैसे इस तरह से पूछा जाए कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, तो पहले आपको बताना है कि सामाजिक सर्वेक्षण इस तरह से 4 लाइनें लिख देनी है। उसके बाद सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं आप हेडिंग डालोगे और फिर
इसमें देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख पद्धति मानी जाती है। सर्वेक्षण को किसी अंग्रेजी में सर्वे कहा जाता है, जो 2 शब्दों से बना है, सर अथवा सौर, तथा बियर प्रथम शब्द का अर्थ ऊपर ओवर है, जबकि दूसरे शब्द का अर्थ देखना है। अर्थात सर्वेक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी घटना को ऊपर देखना है, किसी घटना को ऊपर से देखना है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ हुआ किसी सामाजिक घटना को ऊपर से देखना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर वहां पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद आपको लिखना है, परंतु सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग आज विशेष अर्थ में किया जाता है। इसका अर्थ सामाजिक अनुसंधान की उस पद्धति से है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर उसका वैज्ञानिक रूप में अवलोकन करता है तथा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो है आपने यहाँ पर देख लिया। अब गाइस इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और नोट कर लेना है, उसको आप लिख लीजिए। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख 5 चरण कौन से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए कि ऑगस्ट कॉस्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख 5 चरण कौन से हैं। आप लिखोगे कि ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के 5 चरण हैं। विषय का चुनाव, दूसरा है अवलोकन द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों का संकलन, नेक्स्ट है तथ्यों का वर्गीकरण और चौथा है तथ्यों का परीक्षण एंड नेक्स्ट आप लिखोगे नियमों का प्रतिपादन। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर था ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख 5 चरण कौन से हैं। ठीक है, तो वो 5 चरण आपको वहां पर इस तरह से लिखने हैं। क्लियर। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसी के साथ 1-2 विकल्प भी यहाँ पर देख लीजिए। आपको ये तैयार कर लेना है कि समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, ऐतिहासिक पद्धति का, इसी तरह से नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति का। तो याद रखना कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का रूप हो सकता है कैसा, औपचारिक साक्षात्कार या फिर अनौपचारिक साक्षात्कार, या फिर ए और बी दोनों, और नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कोई भी नहीं। तो अनौपचारिक औपचारिक दोनों ही आपके राइट हैं। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का रूप औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार हो सकता है। क्लियर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं।